एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त महा कवरेज में आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे। देखिए, सुबह से ही आपका प्यार बरस रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान पर, आपका भरोसा लगातार हम पर बना हुआ है। सबसे पहले सबसे तेज हर सटीक बात आप तक पहुंचाएंगे। ये जो भरोसा आपका हमारे ऊपर है वो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिख रहा है। यूट्यूब हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो, हर तरफ आप अपनी बात इस बजट को लेकर रख रहे हैं, साझा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जब बजट पर डिस्कशन होगा तो उन बातों को भी अपने डिस्कशन में शुमार करें। देखिए हुआ क्या है सुबह से। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अपना बजट भाषण शुरू किया। 177 मिनट तक उनका बजट भाषण चला। लोक लुभावन घोषणाएं हुई, बंपर घोषणाएं देखी गई हैं। मिशन 2023 की छाप इसमें साफ तौर पर दिख रही है। हमारे सहयोगी आसिफ खान गेस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बात के साथ आसिफ मैं आपके पास आ रहा हूं कि अब वो बातें पूछी जानी चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा जिस मशीनरी के पास होता है वो अच्छी से अच्छी बातों पर पलीता लगा देती है। जैसे मेडिकल कॉलेज की घोषणा कोई ले लें तो पुरानी ही अभी सियासत के बीच झूल रही है और नए मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा हुई है। इंप्लीमेंटेशन ये सबसे बड़ा रोड़ा रहेगा अगर लोक लुभावन बजट पूरा ही करना हो तो। आसिफ। स्वप्निल, बिल्कुल मैं इस सवाल का जवाब अपने गेस्ट से लूं उससे पहले मैं आपसे सहमति जताता हूं। आपने कहा कि आज न्यूज़ 18 राजस्थान को पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दर्शकों ने सराहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर जो है लाखों करोड़ों दर्शकों ने जिस तरीके से न्यूज़ 18 राजस्थान को सबसे आगे रखा है, न्यूज़ 18 राजस्थान के उन सभी दर्शकों का बहुत आभार और बहुत शुक्रिया। अब पैनल के पास चलते हैं। चूंकि बीच के अंदर स्वप्निल प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, इसलिए हम जो है वो बातचीत को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हमारे साथ निखिल डे हैं, हम उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। निखिल डे साहब, चूंकि आपने पिछले बजट के भी विश्लेषण किए हैं और ये बजट भी आपके सामने है और इस बार बजट के दो हिस्से हैं और काफ़ी लंबा समय इस बजट पे लगाया गया है, आम बजट और उसके बाद में कृषि बजट। और जितने रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर विपक्ष अपनी जगह पे, विपक्ष का काम है जो है आलोचना करना, लेकिन जितने रिएक्शंस आ रहे हैं कमोबेश लगभग सभी वर्ग जो हैं वो ज़्यादा या कम संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो बहुत व्यापक बजट है, बहुत लंबा था और मेरे ख्याल में इतने क्षेत्रों को कवर किया, इतने छोटे बड़े स्कीमों के बारे में इस बजट में कुछ ना कुछ है। इसको बहुत बारीकी से भी देखना पड़ेगा इस वजह से, लेकिन और शायद इस वजह से सबको लगा कि हमारे लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। लेकिन कुछ बड़े चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण करें जितना संभव है इस समय। जैसे पहली बार अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात हुई, वो एक बहुत बड़ी बात है। 5 राज्यों में ही है अभी तक और शायद राजस्थान का जो 800 करोड़ अनाउंस हुआ है वो सबसे बड़ा अमाउंट होगा। वो एक बहुत नया, लॉकडाउन कोरोना के बाद शहरी मजदूरों की हालत हम सब लोगों ने देखा है, ये शायद उस क्षेत्र को स्टेबिलिटी दे सकेगा, लेकिन इसके देखने पड़ेंगे क्या चीज़ें। उसके साथ साथ 125 दिन नरेगा में किया है, तो बहुत बड़ा एक वर्ग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्ग है उसके लिए कुछ ना कुछ है। फिर हम जल्दी जल्दी यदि जाएं और देखें, बिजली के लिए 50 यूनिट फ्री, ये एक नया बड़ा कदम है, काफ़ी उसका भार पड़ेगा बजट का। कृषि में कृषि साथी हो, जैविक खेती हो, कई सारी चीज़, क्योंकि एक पूरा जो बिजली की बात है वो कंडीशनल है। वो अगर आप 150 यूनिट तक जाते हैं तो ये राहत आपको तभी तक है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो फिर आप 9 रुपए यूनिट में ही चले जाएंगे। जी सही है। तो वो इसके बारे में एक बड़ा डिबेट है। ये एक वर्ग को मदद करेगा जी, और उसके वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे इसके कंडीशन सब जगह है, ऐसा नहीं है कि कंडीशंस नहीं है। कलाकारों के लिए उनका बढ़ा रहे हैं, लेकिन कलाकारों का कहना था बहुत सारे हमारे डेफिनेशन ही ठीक से नहीं हो रहे हैं कलाकारों के बारे में। ये राज्य बहुत सारा आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो बोला गया है उसकी जवाबदेही तय हो। केवल महज चूंकि आप लगातार गिनाए तो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो अलग डिबेट का विषय है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो बोला गया है वो समय पे इम्प्लीमेंटेशन हो। तो मैं 3 चीज जल्दी कहूंगा फिर इम्प्लीमेंटेशन पर आऊंगा। एक तो क्या है, उसके नॉर्म्स क्या होंगे, आपके क्या मापदंड से आप उस चीज को देखोगे। दूसरा, उसका बजट उस नॉर्म्स अनुसार है या नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो 1000 पीएचसी, लेकिन हो सकता है पीएचसी बहुत ज्यादा है। और हम सब लोग कह रहे थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून आना चाहिए। इसी सरकार ने पिछले बजट में घोषणा भी की थी उसकी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो आएगा कि नहीं
नहीं आएगा। और इसके लिए आप काम भी कर रहे हैं, जवाब काम देने के बिल्कुल कर रहे हैं। और एक और कानून जिसकी बात कही, जो अब इसने कहा कि इसी बजट में आएगा, ये बजट भाषण में हुआ, वो SC/ST कंपोनेंट प्लान है। बहुत इंपॉर्टेंट है दलितों के लिए, क्योंकि वो खुद तय करें कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा जो उनके पॉपुलेशन के अनुसार हिस्सा है, और उसके लिए 500 करोड़ अलग से अनटाइड रखा है। तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बात है। जवाबदेही कानून के लिए हम धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल। हम ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, और हम कह रहे हैं ये सारी घोषणाएं अंत में उस पर निर्भर करेगा कि ये कैसे लागू हो। सरकार हम कहते हैं- सरकार खुद चाहती है कि जवाबदेही कानून आए। सरकार 2 बार कह चुकी है। सरकार पहले भी बजट घोषणा में 2019 में कही, और इस बार भी प्रस्तावित इससे है। फायदा भी सरकार को ही होगा। बिल्कुल होगा साहब। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री अपनी घोषणाएं लागू नहीं कर सकेंगे। हम सिलिकोसिस पॉलिसी में देख चुके हैं, दूसरों में देख चुके हैं, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। कर्मचारियों को पेंशन का राहत दिया है और दिया है। कर्मचारी काम तो करे, बिल्कुल। और नहीं काम करे अपने जॉब चार्ट के अनुसार, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, जवाबदेही हो। इसके लिए हम बैठे, हम यात्रा राजस्थान की निकाले हैं। आज भी हम बैठे हैं और अभी भी प्रस्तावित है। आज इन्होंने बजट में कहा, लेकिन फिर से प्रस्तावित कहा। तो हम बैठेंगे जब तक लागू नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। मैं निखिल सर आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ रामपाल जाट साहब भी हैं, आप किसान नेता हैं, इनके पास चलते हैं। आपसे सिर्फ कृषि बजट पे बात करते हैं। आप चाहे तो आम बजट पर भी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, लेकिन कृषि बजट को लेकर आप जो सोच कर बैठे थे, या फिर मैं ये कहूं कि आम जनमानस या जो राजस्थान का आम किसान है, वो आज कहीं ना कहीं बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा था, चाहे वो कर्ज माफी को लेकर हो, या मझोले या छोटे किसानों के जितने छोटे कर्जे थे उनकी माफी को लेकर हो। क्या आपको कृषि बजट में वो नजर आया? आसिफ, हमने जैसे ही कृषि बजट प्रत्यक्ष आएगा इसका स्वागत किया, और आज भी हम इससे खुश हैं। और हमारी खुशी का जो कारण था, जो अपेक्षाएं थी, वो धराशायी हो गई। इसलिए हमने तो कहा किसान को चाहिए क्या? किसान चाहता है वो अन्नदाता बना रहे, दाता बना रहे, मंगता नहीं बने। हमारा स्वाभिमान है, उसको कुछ छुए नहीं। इसलिए हमने तो कहा ऋण मुक्ति और पूरे दाम। और ऋण मुक्ति में हमने ऋण माफी नहीं कही, ऋण माफी तो इनकी घोषणा थी। इसलिए हमने कहा कि आप अपनी घोषणा को पूरा करो। वो पूरी इन्होंने नहीं की अभी तक भी। और हमने कहा किसान ऋण मुक्त होना चाहिए। एक बार आप माफ कर भी दोगे, अगली बार फिर ऋणी होगा, तो ऋणी नहीं हो। किसान ऋण दाता बने, ऋण लेने वाला नहीं, देने वाला बने। उसका हाथ देने की मुद्रा में रहे, लेने की मुद्रा में नहीं। इसके लिए चाहिए थी आय केंद्रित बजट। वो बजट में दिखाई ही नहीं। इसलिए हमने 2 बातें कही इसके लिए। हमने कहा कृषि में स्वावलंबन, जिससे खेती का खर्चा घटे। बीज, खाद, कीटनाशक ये किसान तैयार कर सके। तो आज जो तकनीकें हैं वो तो पूंजीपतियों की कैद में बंद है, तो वहां से उस तकनीक को मुक्त करा के गांव में प्रशिक्षण केंद्र बनाए। ये हमने चाहा था, लेकिन तीनों बात नहीं हुई। और दूसरा हमने कहा गांव में स्वायत्तता, जो आज बेरोजगारी का आलम है पूरे देश में और प्रदेश में, उससे लोग दुखी हैं, युवा चिंतित है, उसके परिजन तनाव में है। तो हमने चाहा कि ये दूर हो, इसके लिए ग्रामोद्योग। तो इन्होंने उद्योगों की तो बात की, मध्यम और लघु की, लेकिन ये नहीं कहा कि वो गांव में लगेंगे। ठीक है। गांव में एक इन्होंने प्रोविजन दिया। तो अगर मैं पूरे कृषि बजट पे जाऊं, जो पूरे कृषि बजट में काफी समय लिया, जो 4 बातें आपको अच्छी लगी हो बतौर किसान? जैसे इन्होंने दूध पे 2 रुपए के 5 रुपए बढ़ाए, ये अच्छी बात है ना। इन्होंने घोषणा की गोदामों की, वो ग्राम सेवा सहकारी समिति, लेकिन 1 मैट्रिक टन की। तो अच्छा लगते लगते रुक गए हम, तो खट्टी मीठी हो गई। कम से कम 5 लाख मैट्रिक टन का गोदाम चाहिए था हर ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत ने ग्राम सेवा सहकारी समिति में दे दो, लेकिन वो चाहिए था उसकी, और ये बढ़े ही नहीं। और हमने तो ये भी कहा इसके लिए आपको पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं, बिना पैसे बना सकते हो। जितना बजट पंचायतों में आता है वही पर्याप्त, उसको प्राथमिकता दे दो कि गोदाम बढ़ाए जाएंगे। वो भी नहीं किया। और हमने चाहा हर गांव को घोषित करो औद्योगिक क्षेत्र, वो भी नहीं किया। एक गांव में एक उद्योग तो शुरू होता। एक ये किसान की शिकायतें हैं, और पूरे कृषि बजट के अंदर अगर जितना समय लिया गया है उसमें 2 से 4 घोषणाएं शायद आपको जो है वो अच्छी लगी है। हमारे साथ RC शर्मा जी भी हैं, उनके पास चलते हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं। शर्मा जी, बतौर अर्थशास्त्री पूछूंगा, क्योंकि घोषणाएं जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी बताई, लेकिन अगर पुराने बजटों की तुलना की जाए
कि अर्थशास्त्री के तौर पे इस बजट में और पुराने बजट में आपको बड़ा फासला क्या नजर आया और क्या अलग था ये बजट पिछले से? ये जो बजट 2022 जो आज अनाउंस हुआ है, इस बजट के अंदर सबसे हिस्टोरिकल बात जो हुई है जी वो कृषि बजट का अलग से ऐलान, अलग से उसको पेश करना। जैसे कि अभी आप किसान भाई से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा बात सही है, सारा देश का, राज्य का कृषक समाज और साइंटिस्ट, कृषि अर्थशास्त्री सब इस बात से बहुत खुशी है कि कम से कम कृषि को एक पहचान तो मिली, ताकि अलग बजट बनाने की आवश्यकता पड़ी। जी ये एक इसका जो ड्यू शेयर था, काफ़ी समय से इसकी इच्छा थी, वो आज कम से कम पूरी हुई। जी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब ये जो कृषि बजट है, ये जो आज घोषणा की गई है, इसके साथ बहुत सारी अपेक्षाएं थी, जी लेकिन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से या तो वो पूरी बातें डिस्कस नहीं हो पाई, या पूरा बजट आने पे, पढ़ने पे मालूमात होगा कि किस हद तक वो बजट इस कृषि के क्षेत्र में लाभकारी रहेगा। जैसे इन किसान भाई ने अभी बताया भी था कि कृषक जो है वो दाता बना रहना चाह रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा ऋण मुक्त किया जाए, ऋण माफी नहीं। जी, ऋण मुक्त किया जाए। तो कृषक जो है उसको चाहिए था, जैसे इनपुट्स बहुत की बात, संक्षेप में सब इनपुट्स की बात है, इनपुट्स कृषक के गांव के अंदर ऐसी कोई ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए ताकि वो अपने लेवल पे जैविक खाद ठीक है। वगैरह बना सके। मैं अभिषेक जी फिर से लौटूंगा आपके पास में। आरसी शर्मा जी, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले कूटनीति की बात। शांति में सब मस्त, जंग के बाद भारत नहीं रह सकता तटस्थ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। भारत किसे करे खुश, रूस यूक्रेन में लड़ाई, भारतीय कूटनीति पर क्यों बनाई। चलिए जंग के वक्त भारत के लिए होने वाली मुसीबतों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया का क्या स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही रूस को जवाब देने का ऐलान किया है। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले कूटनीति की बात। शांति में सब मस्त, जंग के बाद भारत नहीं रह सकता तटस्थ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। भारत किसे करे खुश, रूस यूक्रेन में लड़ाई, भारतीय कूटनीति पर क्यों बनाई।
चलिए जंग के वक्त भारत के लिए होने वाली मुसीबतों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया का क्या स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही रूस को जवाब देने का ऐलान किया है। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस के मुताबिक रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। इधर ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों का साथ देना जारी रखेगा, जबकि चीन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाहता है। तो भारत की अपील है कि दोनों पक्षों से संयम बरता जाए। रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और चीन दिख रहा है न्यूट्रल। रूस एक तरह से धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई, कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले कूटनीति की बात। शांति में सब मस्त, जंग के बाद भारत नहीं रह सकता तटस्थ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। भारत किसे करे खुश? रूस यूक्रेन में लड़ाई भारतीय कूटनीति पर क्यों बनाए? चलिए जंग के वक्त भारत के लिए होने वाली मुसीबतों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया का क्या स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही रूस को जवाब देने का ऐलान किया है। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस के मुताबिक रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। इधर ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों का साथ देना जारी रखेगा, जबकि चीन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाहता है। तो भारत की अपील है कि दोनों पक्षों से संयम बरता जाए। रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और चीन दिख रहा है न्यूट्रल। रूस एक तरह से फिलहाल अलग थलग दिख रहा है, ऐसे में उसे भी दोस्तों की जरूरत है, लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये है कि जाएं तो जाएं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बजट में क्या कुछ रहा, क्या वो उम्मीदों पर बजट खरा उतर पाया और उन बजट की तकनीकी विशेषताएं क्या कुछ हैं, इसी को लेकर तमाम पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और इस समय हमारे साथ एक अभिषेक सिंघवी साहब हैं, सीए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, एक बार फिर से पुरानी पेंशन्स और जो है वो लागू कर दी गई हैं, बतौर सीए इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये गुड पॉलिटिक्स इज़ बैड इकोनॉमिक्स। आप घोषणाएं दे दें, रियायतें दे दें, सब्सिडीज दे दें, पर सरकार उनका बोझा कहाँ तक उठाएगी? और ये इन्होंने तो घोषणा कर दी, इसको आगे आने वाली सरकारों को भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म का विजन नहीं हो सकता, पर लोक लुभावन तो है ही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो घोषणा हुई है इम्प्लीमेंट नहीं होगी, सिर्फ बोलने के लिए की गई है? नहीं, वो तो अगले आने वाली सरकारों के गले की फांस है।
अब वो उसके ऊपर कितना दबाव सहन कर पाती हैं नहीं कर पाती। सरकारें किसकी आएगी ये जनता तय करेगी कि सरकारें जो है रिपीट होती हैं, दूसरी सरकारें आती हैं। लेकिन अगर ये सरकार पेंशनर्स के लिए घोषणा कर रही है, जिसकी खासी जो है वो इस समय चर्चा भी हो रही है पूरे प्रदेश भर में, न्यूज़ चैनल्स में भी फ़ोन आ रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर कि ये पूरी खबर क्या है, इम्प्लीमेंट होती है तो कैसा है? इम्प्लीमेंट होगी तो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा ही, और युवा जो अभी भी सरकारी नौकरियों को बस अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना रखा है जिन्होंने, वो और इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और जो स्वरोजगार के क्षेत्र में जो युवाओं को प्रोत्साहन करने की बात की जाती है, और अभी तो ज़माना स्टार्टअप्स का है, लोग बाग दूसरे प्रदेशों में यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स की कीर्तिमान। अभिषेक जी, खुद मुख्यमंत्री ने जब बजट पढ़ रहे थे तो उन्होंने कई योजनाओं के बारे में साथ में बजट भी बताया कि इतना भार हम पर जो है वो पड़ेगा। वो खुद मान रहे हैं कि ये भार तो पड़ेगा, लेकिन इस भार का सॉल्यूशन भी सरकार ही निकालेगी ना। वो आने वाली सरकारें कैसे निकाल पाती ये समय ही बता पाएगा। यानी कि मुश्किलें तो सरकार के लिए बहुत है। मैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। वर्तमान में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2019 प्रभावी है। इसका इन्होंने दायरा बढ़ाया है, इसमें डेयरीज को लिया है, इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लिया है, पर साथ ही जो 2019 रिप्स का टेन्योर 2024 तक था, इस बीच में इन्होंने घोषणा कर दी कि रिप्स 2022 लाएंगे। तो इसका क्या कारण है, ये थोड़ा सा समझ के परे है। जिन उद्योगपतियों ने 2014 में रिप्स का फ़ायदा उठा लिया, उनको वन टाइम रिप्स 2019 में भी फायदे की घोषणा करी है, पर वो बड़े उद्योगों के लिए की गई है। एक रिप्स 2019 में एक टेक्निकल खामी थी जिसके कारण छोटे उद्योगपति जिनके अंदर 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, जो ESI PF के लिए पात्र नहीं थे, वो रिप्स के 19 के दायरे से बाहर थे, पर उनको भी इस रिप्स 19 के दायरे में आ पाएंगे ये अभी नहीं लगता है। एक और राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें इतने अमेंडमेंट्स कर दिए, इतने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिए कि जो उद्योगपति व्यापारी उसका पात्र भी हो गया, उन अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स के कारण अपात्र हो गया। अभी यह घोषणा की गई है कि जिनको 31 अगस्त 2021 के पहले जो पात्रता थी, अगर वो पात्रता की शर्त पूरी कर देते हैं तो उनको वन टाइम दिया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो सब्सिडी जिनकी ग्रांट हो गई थी और फिर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के कारण उनको सब्सिडी डिनाई कर दी गई है, उनको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ जो हैं वो अरुण ढाका भी लगातार बने हुए हैं। अरुण ढाका जी, बहुत देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि बीच में कई कमर्शियल्स भी थे। अरुण, अब बजट आ चुका है, हमने बजट से पहले भी डिस्कस किया था, और अब बजट आपके सामने, आम बजट भी आपके सामने है और आपके सामने कृषि बजट भी है। लेकिन जो मांगे आपकी थी, बेरोजगार युवाओं की जो मांगे थी, लगातार आपने जिन संघर्ष किया है इसको लेकर, उस संघर्ष को इस बजट में कहीं विराम मिलता हुआ नजर आया आपको? जी बिल्कुल, ये तो कहना पड़ेगा ही पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक तो सबसे बड़ी चीज़ की है, वो 1 लाख भर्तियों की घोषणा करके। देखो, पहले सरकारें घोषणा ही नहीं करती थी तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा। अब घोषणा मिली तो धरने प्रदर्शन कैसे भी करके युवाओं को आस जगी, उसके लिए प्लान बनेगा। और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मुख्यमंत्री जी ने बजट के बाद में कि हम चाहते हैं कि भर्तियां समय पे हों। तो ये जो 50,000 पिछली बार 50,000 की थी, उसमें सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, ये रिट के आधे उधर जोड़ देते हैं, आधे इधर जोड़ देते हैं, तो फिर भी एक आशा बनती है कि हर डिपार्टमेंट में 1 लाख तो नए कर्मचारी भरेंगे। दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक था, ये था पेंशन वाला। इसको पूरे प्रदेश ने सराहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी किसी न किसी सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हुआ है, और ये एक बुढ़ापे का सारा जो पेंशन थी, जो वर्तमान में विसंगतियां थी, उसको राजस्थान सरकार ने पूरी करने की घोषणा की है। तो ये प्रदेश भर में नहीं, देश भर में भी इस मामले को सराहा जाएगा, क्योंकि जो यूपी में था, यूपी में ये कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, और यहाँ सीएम ने कहा कि हम करेंगे। तो ये एक कर्मचारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो युवा भी डिमांड कर रहे थे और कुछ लोगों ने सोचा भी नहीं था, कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए अलग से एक कैडर बनाएंगे और 10,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। ये मैं बिल्कुल रोजगार के अवसर बने। तीसरी चीज़ है कि इन्होंने और कही है कि स्कूलों को हम क्रमोन्नत करते जाएंगे और नई स्कूलें भी खोलेंगे, प्राथमिक स्कूलें। तो देखो, अब कई लोग ये कहेंगे साहब 1 लाख पद कहाँ से आएंगे, तो इधर स्कूलें क्रमोन्नत करें तो इन्हीं में पद बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ये बेरोजगारों के लिए एक बहुत अच्छा बजट है, और कृषि के लिए तो है ही है। वो तो कहना ही नहीं है, क्योंकि दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए किया, तो एक अपने आप में बड़ी बात है। ये महत्वपूर्ण बात है। रामपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये दुग्ध उत्पादकों की, क्योंकि 1 रुपए से बढ़ा के अगर 5 रुपए किए हैं, साथ ही साथ आपने जिक्र किया था
कि हमें जो है कर्ज माफी नहीं चाहिए, एक आत्मसम्मान के साथ किसान जीना चाहता है। ऋण मुक्ति और कर्ज माफी के मायने आपके लिए अलग अलग क्यों हैं, और अगर दुग्ध उत्पादकों को अगर घोषणा में ये फायदा मिला है तो इसका स्वागत होना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि दूध उत्पादक जो है उनको 2 रुपए की जगह 5 रुपए करना यह अच्छा कदम है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, हम जो सोच रहे थे लीक से हटकर होगा बजट, और इसलिए मैंने एक बात कही शेर शायरी में जो हमारे मुख्यमंत्री जी शुरू की और अंत भी उसी से किया। मैं भी एक बोलता हूँ, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत, ये थी हमारी अपेक्षा है कि लीक से हटकर करेंगे ये, लेकिन वो नहीं हुआ। और हमारा जो नारा था घर में तोल पूरा मोल, वो अधूरा ही रह गया। इसलिए वो आज भी उस हम वंचित है आसिफ, उसकी हमें आवश्यकता थी जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती, प्रदेश स्ट्रांग हो। बात एक्सपेक्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन की है। घोषणाओं को सब मान रहे हैं, लेकिन कहना यह भी है कि इनकी जवाबदेही जो है वो भी तय होनी चाहिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।